हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और ताप के संबंध में किसी ठोस का विशिष्ट ऊष्माधारिता और साथ ही हम लोग द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता का निर्धारण किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज जानने का प्रयास करेंगे बच्चों की ऊष्मा और ताप के संबंध में न्यूटन का शीतलन नियम क्या है कि नहीं। तो वैसे बच्चे जो आज हमारे क्लास में नए हैं और हम इस आज से पहले वाले वीडियो को उसने नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो प्रयास करेंगे कि पिछले वीडियो में जा करके पहले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद यदि यहाँ पर आएंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूटन का शीतलन नियम। तो देखिए न्यूटन का शीतलन नियम रियल में होता क्या है कि नहीं। जब किसी वस्तु को हम लोग गर्म करके किसी है ना ठंडे स्थान पर रख देते हैं तो क्या होता है कि वस्तु धीरे धीरे ऊष्मा का त्याग करके ठंडी होती जाती है ना। जब कोई वस्तु को गर्म करके मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक गर्म वस्तु है कि नहीं, और इसको गर्म करके हम लोग क्या करते हैं किसी ठंडे स्थान पे रख देते हैं तो धीरे धीरे ये क्या करती है ऊष्मा का त्याग करके ठंडी होती जाती है। तो न्यूटन ने इसी प्रकार ठंडी हो रही वस्तु के संबंध में जो है एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको हम लोग न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार न्यूटन ने देखा क्या कि वस्तु के द्वारा ऊष्मा का जो त्याग करने की जो दर होती है या अर्थात ऊष्मा क्षय की जो दर होती है वो वस्तु और है कि नहीं जिस स्थान पे वस्तु रखा गया है या जिस परिवेश में आप कह सकते हैं या जिस माध्यम में वस्तु रखा गया है ना, उस माध्यम के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस बात को आप देखिए कि जब वस्तु को, बात को समझिएगा कि देखिए जब वस्तु को है कि नहीं, जब वस्तु को गर्म कर है ना, जब वस्तु को गर्म कर किसी ठंडे माध्यम में है ना, गर्म कर किसी ठंडे माध्यम में रखा जाता है कि नहीं, गर्म कर किसी ठंडे माध्यम में रखा जाता है तो वस्तु धीरे धीरे है कि नहीं, तो वस्तु धीरे धीरे ऊष्मा का त्याग कर है कि नहीं, ऊष्मा का धीरे धीरे ऊष्मा का त्याग कर ठंडी होते जाती है। क्या होते जाती है? ठंडी होते जाती है, ठंडी होती जाती है। वस्तु का इस प्रकार है कि नहीं, वस्तु का इस प्रकार ठंडे होने है कि नहीं, इस प्रकार ठंडे होने के संबंध में, इस प्रकार ठंडे होने के संबंध में न्यूटन ने क्या किया, देखिए यहाँ पर न्यूटन ने एक नियम का है कि नहीं, न्यूटन ने एक नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे क्या कहते हैं है कि नहीं, जिसे न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं है कि नहीं, जिसे न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं, जिसे न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। ये बात समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? तो अब देखिए यहाँ पर न्यूटन का शीतलन नियम का परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा दे देता हूँ, अर्थात ये क्या नियम को बतलाता है, इस बात को समझिएगा। देखिए कि वस्तु के द्वारा, यहाँ पे देखिएगा कि वस्तु के द्वारा है कि नहीं, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर मतलब त्याग करने की दर, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर, ऊष्मा क्षय की दर वस्तु तथा है कि नहीं, वस्तु तथा उसे घेरने वाले परिवेश है कि नहीं, वस्तु तथा उसे घेरने वाले परिवेश, वस्तु तथा उसे घेरने वाले परिवेश के ताप के है कि नहीं, ताप के अंतर के समानुपाती होता है, ताप के अंतर के समानुपाती होता है, ताप के अंतर के समानुपाती होता है। ये बात समझ में आ गया? ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर है कि नहीं, वस्तु तथा उसे, वस्तु को जिस जगह पे रखा गया है तो वस्तु को जो घेरने वाला जो परिवेश है, कुछ भी हो सकता है, जैसे यदि वस्तु को हवा में रख दिया गया है तो उसे घेरने वाला परिवेश हवा होगा। यदि उस वस्तु को गर्म करके पानी में रख दिया गया तो वस्तु को घेरने वाला परिवेश क्या होगा? पानी होगा। तो उसे घेरने वाले परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का ताप और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। तो चलिए हम लोग इसको और भी समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए
देखिए माना कि एम द्रव्यमान है कि नहीं, माना कि एम द्रव्यमान के वस्तु को, है ना, एम द्रव्यमान के वस्तु को T1 डिग्री सेल्सियस ताप तक, है ना, T1 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया, T1 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है कि नहीं, गर्म किया जाता है। उसके बाद अब क्या करते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद वस्तु को, है कि नहीं, उसके बाद वस्तु को किसी ठंडे स्थान पर, किसी वस्तु को किसी ठंडे स्थान पर, वस्तु को किसी ठंडे स्थान पर जिसका ताप T है, ठंडे स्थान पर जिसका ताप कितना है, T है या T डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, पर रख दिया गया है या रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। T है ना, T डिग्री सेल्सियस तापमान है और उस स्थान पर उसको रख दिया जाता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए वस्तु का ताप, है कि नहीं, T1 समय में, वस्तु का ताप T1 समय में, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर को हम लोग T1 स्मॉल t से इंडिकेट करते जा रहे हैं और समय को जो हम लोग कैपिटल T से इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो वस्तु का ताप T1 समय में T1 डिग्री सेल्सियस से घटकर, है कि नहीं, T1 डिग्री सेल्सियस से घटकर T2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, T2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कि नहीं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एम द्रव्यमान का एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान एम है ना, इसको हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किए हैं, तो T डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किए गए और इसको एक ठंडे स्थान पर रख दिया गया। इस ठंडे स्थान का तापमान कितना है, T है। अब ये वस्तु क्या करता है कि T1 समय में इसका तापमान घट करके T2 है ना हो जाता है। तो हमको बताइए कि वस्तु के द्वारा कितनी ऊष्मा का त्याग किया गया। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि देखिए, तो Q बराबर क्या होता है, MC डेल्टा T होता है कि नहीं। यही ऊष्मा का परिमाण है बच्चों, कि यहाँ वस्तु का द्रव्यमान है, C जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता है और डेल्टा T क्या होता है, उन लोग कहते हैं ताप में परिवर्तन होता है, डेल्टा T। तो यहाँ पर भी वही बात हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय कितना होगा, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय कितना होगा, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू हो जाएगा MC। अब देखिए वस्तु का ताप में कितना परिवर्तन हो रहा है। वस्तु का प्रारंभिक ताप T1 डिग्री सेल्सियस है जो कि ज़्यादा है, घट करके कम हो जाता है T2 डिग्री सेल्सियस। तो ताप में परिवर्तन कितना आ रहा है, T1 माइनस T2। तो ये ताप में परिवर्तन आ रहा है T2 माइनस T1। अब बताइए वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर कितनी होगी। देखिए यहाँ पर वस्तु के द्वारा, है ना, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर, है कि नहीं, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर कितनी होगी। तो दर के लिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, भाग दे देंगे, किससे, समय से। तो इसको हम लोग समय से भाग दे देते हैं। देखिए MC यहाँ पर हो गया T2 माइनस T1 और बटा यहाँ पर हो गया T1। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि ऊष्मा क्षय की दर निकल गई। अब देखते हैं कि परिवेश का तापमान अब क्या कहता है। परिवेश का तापमान हम लोग कैसे निकालते हैं, परिवेश का तापमान और साथ ही वस्तु के तापमान में जो अंतर होता है। तो एक बात यहाँ पर बताइए कि T1 समय के अंतराल में वस्तु का ताप तो हम देख रहे हैं कि दो है, एक है T1 डिग्री सेल्सियस और एक है T2 डिग्री सेल्सियस। वस्तु का दो तापमान है, तो हम लोग कौन सा तापमान लेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि T1 डिग्री सेल्सियस के अंतराल में वस्तु का तापमान का औसत ले लेते हैं। बात समझे। तो यहाँ पे देखेंगे कि वस्तु का ताप का औसत कितना होगा, वस्तु के ताप का औसत, वस्तु के ताप का औसत ले लेते हैं। औसत इज इक्वल टू कितना होगा, T1 प्लस यहाँ होगा T2 बटा 2। ये औसत निकल गया, वस्तु के ताप का औसत निकल गया, क्योंकि T1 समय में वस्तु का दो ताप है, T1 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद घट करके T2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हमको परिवेश के तापमान में ताप को माइनस करेंगे तो कौन सा तापमान लेंगे, T1 लेंगे या T2 लेंगे, क्योंकि T1 समय अंतराल में वस्तु का तो दो तापमान है। तो इस स्थिति से या इस समस्या के मतलब समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वस्तु का T1 समय में औसत तापमान ले लेते हैं। तो T1 प्लस T2 बटा 2 इसका औसत तापमान हो गया। अब परिवेश का तापमान है मेरा T, तो अब हम लोग लिख सकते हैं वस्तु तथा परिवेश के तापमान का अंतर कितना हो गया, वस्तु तथा परिवेश, है कि नहीं, वस्तु तथा परिवेश के ताप का अंतर, वस्तु तथा परिवेश के ताप का अंतर कितना होगा, वस्तु तथा परिवेश के ताप का अंतर हो गया, ये हो गया T1 प्लस
T2/2, ये तो वस्तु का तापमान हो गया। अब देखिए माध्यम का तापमान कितना या परिवेश का तापमान T है, तो घटा दिए तो ये निकल गया दोनों के तापमान का अंतर। अब नियम क्या कहता है कि वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की जो दर होती है वो देखिए वस्तु तथा माध्यम के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिभाषा से। तो आइए हम लोग यहाँ पे परिभाषा से इसका हम लोग देखेंगे क्या कहता है। देखिए परिभाषा से, है कि नहीं, परिभाषा से। तो परिभाषा हम लोगों को कहता है बच्चों कि mc ऊष्मा क्षय की दर, mc T2 - T1/T1, ये हो गया, क्या हो गया, ऊष्मा क्षय की दर समानुपाती होता है वस्तु तथा माध्यम के बीच ताप का अंतर। तो ये हो गया T1 + T2/2 माइनस हो गया T, ये चीज़ हो गया। तो यही है न्यूटन का शीतलन नियम, जिसको हम लोग गणितीय रूप में व्यक्त किए। अब समानुपाती को हम यदि तोड़ेंगे तो बच्चों तो एक हमको नियतांक देना पड़ेगा। तो हम नियतांक देते हैं mc, ये हो गया T2 - T1 बटा यहाँ पर हो गया T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग k डैश एक नियतांक देते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर कितना हो गया, देखिए T1 + T2/2 और माइनस T। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ k एक नियतांक है, सॉरी जहाँ k डैश एक नियतांक है कि नहीं, जहाँ k डैश एक नियतांक है कि नहीं, नियतांक है जो क्या निर्भर करता है, देखिए जो वस्तु के, है कि नहीं, जो वस्तु के प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम के प्रकृति पर नहीं, वस्तु के प्रकृति पर निर्भर करता है। जो वस्तु के प्रकृति पर, है कि नहीं, जो वस्तु के प्रकृति पर निर्भर करता है, जो वस्तु के प्रकृति पर निर्भर करता है, साथ ही यह, है कि नहीं, वस्तु के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, साथ ही वस्तु के क्षेत्रफल पर, ये वस्तु के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये तो वस्तु की प्रकृति पर तो निर्भर करता ही है कि वस्तु की कैसे, कौन सा वस्तु है, कैसा वस्तु है, उस पर तो निर्भर करता ही है। साथ में ये निर्भर करता है कि वस्तु का क्षेत्रफल कितना है कि नहीं, क्योंकि यदि ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो ऊष्मा क्षय की दर ज़्यादा हो जाएगी, और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो ऊष्मा क्षय की दर क्या होती है, घट जाती है। जैसे कि उदाहरण आपको देते हैं, कोई मतलब मान लेते हैं कि कोई वस्तु यदि गर्म है, जैसे कि पानी ही गर्म है, तो यदि आप उसको छोटे बर्तन में रखते हैं, है कि नहीं, उसको यदि आप छोटे बर्तन में रखते हैं तो पानी थोड़ा सा देर से ठंडा होता है। लेकिन वहीं यदि आप बर्तन को बड़ा कर देंगे, है कि नहीं, तो बर्तन क्या होगा, पानी जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि इसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है कि नहीं। तो बात समझ में आ गया। तो वही बात यहाँ पर भी है, ऊष्मा क्षय की दर वस्तु के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर एक बात को और देखिए कि ये mc को हम लोग नीचे ले आएंगे, यहाँ जो mc वाला टर्म है उसको नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा T2 - T1/T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच गया k डैश बाय mc, है कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, T1 + T2/2 और माइनस यहाँ पर हो गया T। तो ये जो आपका कांस्टेंट है, देखिए वस्तु का द्रव्यमान भी नियत ही होता है, क्योंकि वस्तु को गर्म करने के बाद उसके द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। और साथ ही वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता भी जो होती है नियत होती है ना, वो ताप में परिवर्तन करने के साथ विशिष्ट ऊष्माधारिता में परिवर्तन नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी राशि जो होती है एक नियतांक ही है, तो इसको हम लोग दूसरा नियतांक भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए T2 - T1/T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख दिए k, है कि नहीं। और यहाँ पर आएगा देखिए T1 + T2/2 माइनस T। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन निकल करके आ जाता है, जहाँ फिर लिखेंगे यहाँ पर कि जहाँ k इज इक्वल टू, हम लोग इसको माने हैं कि k डैश बाय mc, एक अन्य नियतांक है, एक अन्य नियतांक है या दूसरा नियतांक है, एक अन्य नियतांक है। बात समझ में आ गया। अब ये इस इक्वेशन को जब आप देखेंगे बच्चों तो आपको ये बात समझ में आएगा कि ये इक्वेशन एक सरल रेखा की समीकरण y इज इक्वल टू mc की तरह है कि नहीं, या mx की तरह है, mc कहते हैं, y इज इक्वल टू mx की तरह है। ये y इज इक्वल टू mx जो होता है ना बच्चों, एक सरल रेखा का समीकरण होता है ना, जहाँ m जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राफ का ढाल। जैसे कि आप मान लेते हैं कि यदि x और y एक्सिस के बीच में यदि आप ग्राफ खींचते हैं, है कि नहीं, किसी ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस, यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो ये आपका ग्राफ आपको मिलेगा एक सरल रेखा। तो ये जो सरल रेखा है इसका जो इक्वेशन हम लोग देते हैं, इसका देते हैं y इज इक्वल टू mx, है कि नहीं। और ये m जो होता है ये इसका ढाल बताता है कि इस ग्राफ का ढाल कितना है। तो यदि हम इसको यदि थीटा मान लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y/x। इसी को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं,
बात समझ में आ गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स के द्वारा जो है एक सरल रेखा को व्यक्त किया जाता है। तो आप खुद देखिए कि उसी प्रकार का ये समीकरण है। यदि इतने बड़े टर्म को यदि हम लोग क्या मान लेते हैं, यदि इसको हम लोग y मान लेते हैं, k को यदि हम लोग यहाँ m मान लें और ये पूरे वाले टर्म को यदि x मान लें, तो आप देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब है यदि ये टर्म को यदि y एक्सिस में ले लिया जाए और इस टर्म को यदि x एक्सिस में ले लिया जाए और इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हम लोग यहाँ पर वही करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हम लोग ग्राफ खींचते हैं, है कि नहीं, इस प्रकार ग्राफ लेते हैं, है कि नहीं। आप लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस के रूप में कहते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो वाई एक्सिस में हम लोग इस क्वांटिटी को ले लेते हैं T2 माइनस T1 बटा ये हो गया T1, और इसको हम लोग T1, है कि नहीं, एक्स एक्सिस में ले लेते हैं T1 प्लस T2 बाई 2 और माइनस T, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। और जब आप इसके विभिन्न मानों को दे करके इन दोनों का मान निर्धारित करेंगे और उनके विभिन्न मानों के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। बात समझ में आ गया। तो इसका मान देखिए, T1 का मान टेम्परेचर है, T2 भी टेम्परेचर है और T1 भी एक टेम्परेचर है कि, और समय यहाँ पे T1 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न समय अंतराल में ताप के परिवर्तन को ज्ञात कर लेते हैं और फिर यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि विभिन्न, है कि नहीं, तापों के बीच में माध्यम और वस्तु के ताप का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो जो डाटा हमको प्राप्त होता है उस डाटा के बीच में यदि हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो यह सरल रेखा आपको यह व्यक्त करती है कि वस्तु का जो तापमान का घटने का जो दर है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि वस्तु का तापमान, यहाँ पर इसको ऊष्मा नहीं कहेंगे, है कि नहीं, ऊष्मा ये वाली थी, ऊपर वाली ऊष्मा थी जब इसके साथ mc लगा हुआ था। तो यहाँ पे कहेंगे कि वस्तु का जो तापमान घटने का जो दर है वो क्या होता है, वस्तु तथा परिवेश के तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। तो वस्तु का तापमान समय के साथ जो घटता है उसके अनुसार परिवेश के तापमान के समानुपाती होता है। मतलब यदि परिवेश का तापमान भी यदि उसी ढंग से घट रहा हो जैसे वस्तु का तापमान घट रहा है तो हमको सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ पर हमको मान लेते हैं कि ये ग्राफ का ढाल है, इसको हम लोग थीटा कहेंगे। तो जो एम है कि नहीं, इसको हम लोग यदि टेन थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू ग्राफ की ढाल होती है। तो यहाँ ढाल के रूप में क्या है, के। तो के को हम लोग क्या माने हैं, के डैश बाय एम सी है। तो ये ग्राफ का ढाल है आपका। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये ग्राफ का सरल रेखा ही आना न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन करता है। समझ में आ गया कि ग्राफ का स्ट्रेट आना ही हमको क्या बताता है, न्यूटन का शीतलन नियम। क्योंकि देख रहे हैं कि वस्तु का तापमान के जो घटने का दर है वो माध्यम के तापमान के अंतर के समानुपाती है कि नहीं। तो ये आपका न्यूटन का शीतलन नियम को बतलाता है। तो न्यूटन का शीतलन नियम जो होता है इसको हम लोग साधारण विधि कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि न्यूटन के शीतलन नियम को एक अन्य विधि जिसको हम लोग कलन विधि कहते हैं उससे भी हम लोग इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब कलन विधि की ओर बढ़ते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं कि न्यूटन का शीतलन नियम कैसे करते हैं। उसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखिए, कलन विधि द्वारा न्यूटन का शीतलन नियम, कलन विधि द्वारा न्यूटन का शीतलन नियम, कूलिंग्स लॉ ऑफ न्यूटन, है ना। न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। बस वो पहले वाले जो नियम जो था बच्चों वो साधारण विधि द्वारा था और यहाँ पर जो नियम है ये कलन विधि, इंटीग्रेशन मेथड द्वारा इसको हम लोग साबित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, माना परिभाषा वही रहेगा, परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, माना एम द्रव्यमान, देखिए माना एम द्रव्यमान का कोई वस्तु, है कि नहीं, माना एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका ताप कितना है ना, जिसका ताप है ना, जिसका ताप है ना, देखिए थीटा डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, थीटा डिग्री सेल्सियस है। इसे, है कि नहीं, इसे थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस वाले माध्यम में, है कि नहीं, वाले माध्यम में रख दिया गया, वाले माध्यम में रख दिया गया, वाले माध्यम में रख दिया गया है, माध्यम में रख दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि dt समय में, है कि नहीं, dt समय में, dt समय में, है ना, dt समय में वस्तु का ताप, dt समय में वस्तु का ताप, है कि नहीं, dt समय में वस्तु का ताप d थीटा से,
है ना, डी थीटा से घटता है, डी थीटा से घटता है। तो वस्तु के ताप में परिवर्तन कितना हुआ? तो वस्तु के, है ना, वस्तु के ताप में, है ना, वस्तु के ताप में dt समय में, वस्तु के ताप में dt समय में परिवर्तन, वस्तु के ताप में dt समय में परिवर्तन। तो वस्तु का तापमान कितना हुआ पहले हमको बताइए, है कि नहीं? तो डी थीटा से वस्तु का, देखिए प्रारंभिक तापमान कितना था? वस्तु का प्रारंभिक ताप था थीटा डिग्री सेल्सियस। तो हमने कहा कि dt समय में वस्तु का ताप डी, है कि नहीं, डी थीटा से घटता है, डी थीटा से घटता है। तो इसका मतलब है कि dt समय के बाद, मतलब dt समय के बाद वस्तु का तापमान कितना हो गया, ये बात हमको यहाँ पे लिख देना चाहिए था। ऐसे यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि dt समय बाद, देखिए यहाँ पर dt समय के बाद, dt समय के बाद वस्तु का ताप कितना हो जाएगा? वस्तु का ताप, वस्तु का ताप थीटा माइनस ये हो जाएगा मेरा डी थीटा। बात को समझिए बच्चों, हमने क्या कहा कि प्रारंभिक अवस्था में वस्तु का तापमान है थीटा डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? dt समय में वस्तु का ताप डी थीटा से घट गया, है कि नहीं? तो dt समय बाद वस्तु का तापमान कितना आया, कितना हुआ? डी थीटा से घटा। तो वस्तु का तापमान प्रारंभिक तापमान में ये ताप हम घटा देंगे तो वही हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? ताप में परिवर्तन हुआ। dt समय में वस्तु के ताप में परिवर्तन कितना हुआ? डी थीटा से। तो dt समय बाद वस्तु का तापमान कितना हुआ? थीटा माइनस डी थीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? वस्तु के ताप में परिवर्तन। तो ये समझ में आ गया dt समय के बाद। तो वस्तु का तापमान dt समय में परिवर्तन कितना हुआ? देखिए यहाँ पर दो बातें हैं जो आप लोगों को कंफ्यूजन करेगी, है कि नहीं? यहाँ पर मैंने क्या कहा? प्रारंभिक तापमान, बात को समझिए, है कि नहीं? प्रारंभिक ताप, तो प्रारंभिक ताप इसका कितना है? थीटा डिग्री सेल्सियस। अब प्रारंभिक समय में उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया, तो dt समय के बाद, मैंने कहा dt समय के बाद, तो वह उस तापमान को हम लोग अंतिम तापमान ले लेंगे। तो अंतिम तापमान, तो तापमान में कमी कितना आया? तो डी थीटा से कमी आया, तो तापमान कितना कम हुआ? वस्तु का अंतिम तापमान कितना हो जाएगा? तो थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा। बात समझ में आ गई, है कि नहीं? प्रारंभिक तापमान इतना था और अंतिम dt समय के बाद उसका तापमान इतना हो गया। तो dt समय में जो तापमान में परिवर्तन हुआ, कितना का परिवर्तन हुआ? तो डी थीटा का परिवर्तन हुआ। आप देख रहे हैं कि वस्तु का तापमान डी थीटा से घटता है, तो तापमान में परिवर्तन डी थीटा। नहीं समझ में आता तो इस तरह भी देख लीजिए कि वस्तु का तापमान में dt समय में परिवर्तन, तो अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान, या प्रारंभिक तापमान ही ज़्यादा है तो प्रारंभिक तापमान माइनस अंतिम तापमान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए थीटा, है कि नहीं, माइनस, और अंतिम तापमान कितना हो गया? थीटा माइनस यहाँ पर हो गया डी थीटा। तो इसको हम लोग घटा देंगे तो ये हो गया थीटा माइनस थीटा और प्लस यहाँ पर हो गया डी थीटा। तो ये कट गया, इज इक्वल टू डी थीटा। आप देख सकते हैं कि dt समय में तापमान में परिवर्तन डी थीटा हो गया। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को और समझना पड़ेगा कि वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर कितनी हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर। तो ऊष्मा क्षय की दर निकालने से पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे कि वस्तु के द्वारा ऊष्मा कितना क्षय किया गया, कि वस्तु के द्वारा, है ना, ऊष्मा क्षय। देखिए वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय कितना हुआ? तो वस्तु का द्रव्यमान है m, विशिष्ट ऊष्मा धारिता है c। अब तापमान में कितना परिवर्तन आया? तो आप जानते हैं कि dt से है ना, डी थीटा से परिवर्तन आया। अब देखिए वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर कितनी होगी? यहाँ लिखेंगे कि वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर, है ना, वस्तु के द्वारा ऊष्मा क्षय की दर कितनी होगी? तो दर के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? dt से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो गया dq बटा, यहाँ डी थीटा बटा dt हो जाएगा ऊष्मा क्षय की दर। अब यहाँ पे देखिए वस्तु तथा, है कि नहीं, वस्तु तथा, है ना, माध्यम के बीच ताप का अंतर कितना होगा? वस्तु तथा माध्यम के बीच, वस्तु तथा माध्यम के बीच ताप का अंतर, वस्तु तथा माध्यम के बीच ताप का अंतर कितना होगा? तो वस्तु के बीच, वस्तु का तापमान कितना है? थीटा डिग्री सेल्सियस, और माध्यम का तापमान थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब परिभाषा क्या बोलता है? यहाँ पर परिभाषा हमको क्या बतलाता है, इस बात को देखिए। परिभाषा बताता है कि ऊष्मा क्षय की दर वस्तु तथा माध्यम के बीच ताप के अंतर के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब हो गया कि mc यहाँ पर हो गया डी थीटा बटा dt समानुपाती होगा, यहाँ पर कितना होगा? थीटा माइनस डी थीटा। अब समानुपाती को चिन्ह को तोड़ेंगे तो बच्चों तो एक नियतांक हमको देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर नियतांक देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हो गया mc, ये हो गया डी थीटा बटा हो गया dt इज इक्वल टू माइनस के डैश, यहाँ पर हम लोग नियतांक देंगे।
यहाँ पर कितना हो गया थीटा माइनस थीटा नॉट, जहाँ यहाँ पे लिखेंगे जहाँ के डैश एक नियतांक है कि नहीं, समानुपाती नियतांक भी आप कह सकते हैं, जहाँ के डैश एक नियतांक है जो वस्तु की या इस तरह लिखे ना, जो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं, जो वस्तु की प्रकृति पर, नेचर पर, है ना, जो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा वस्तु के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, तथा वस्तु के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, वस्तु के क्षेत्रफल पर भी, वस्तु के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। इस बात को समझिए, वस्तु के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ऋणात्मक चिन्ह क्या व्यक्त करता है? ऋणात्मक चिन्ह व्यक्त करता है कि समय के साथ वस्तु ठंडी होती जा रही है, वो चीज़ को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, देखिए ऋणात्मक चिन्ह है कि नहीं, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि नहीं, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि वस्तु समय के साथ ठंडी होती जाती है, वस्तु समय के साथ, है कि नहीं, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि वस्तु समय के साथ ठंडी होती जाती है, ठंडे होती जाती है, समय के साथ ठंडी होती जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, mc को नीचे करके डी थीटा बटा डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के डैश बटा mc, ये हो गया थीटा माइनस थीटा नॉट हो गया। अब इसको हम लोग एक अन्य नियतांक के रूप में देख लेंगे, यहाँ पर हो गया डी थीटा बटा डी टी इज इक्वल टू के लिख दिए, और ये हो गया देखिए थीटा माइनस, ये हो गया थीटा नॉट, जहाँ के है ना, जहाँ के मेरा क्या है माइनस के डैश बटा mc है कि नहीं। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे बच्चों, तो अब हल करेंगे तो dt को इधर पहुंचा देते हैं, और ये वाला जो टर्म है कि नहीं, थीटा माइनस थीटा नॉट को हम लोग नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए थीटा डी थीटा, और यहाँ हो गया थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया के और ये हो गया dt। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, लिखिए दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, है कि नहीं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन, तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग लिमिट भी देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये हो गया dt आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब 0 डिग्री है ना, जब जीरो समय, जब समय मेरा शून्य था, जीरो था, है कि नहीं, इसका मतलब जीरो समय का मतलब हो गया कि जब समय हम लोग शुरुआत कर रहे थे मेजरमेंट के लिए, है कि नहीं, जब जीरो समय था उस समय वस्तु का तापमान कितना था T1 डिग्री सेल्सियस, और जब तापमान मेरा T हो गया, सॉरी जब समय मेरा T हो गया, है कि नहीं, T समय के बाद वस्तु का तापमान कितना हो गया T2 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गया, जब समय मेरा प्रारंभिक समय में वस्तु का तापमान T1 डिग्री सेल्सियस था, T समय बाद वस्तु का तापमान T2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग लेंगे कि वस्तु का तापमान कहाँ से जा रहा है, देखिए वस्तु का तापमान T1 से, है ना, T2 होता है, कब, जब 0 से लेकर के T समय आएगा। तो ये चीज़ हम लोग लिमिट बैठा देते हैं, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़िएगा उसमें लिमिट पता चलेगा कि 0 समय में वस्तु का तापमान, क्योंकि यह देखिए वेरिएबल dt है, ये समय को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो वेरिएबल है तापमान का है, तो यहाँ पर समय को व्यक्त करेंगे, यहाँ पे तापमान को व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्या है, 0 समय में वस्तु का तापमान T1 था और T समय में वस्तु का तापमान T2 था। इस प्रकार वेरिएबल के साथ उसका लिमिट को लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंटीग्रेशन होता है, आप लोग जानते होंगे कि डी थीटा बटा थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग थीटा, लॉग होता है नेचुरल लॉग के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग, लेकिन यहाँ पर कितना थीटा माइनस डी थीटा, तो इसको वही लिखेंगे थीटा माइनस डी थीटा, लिमिट यहाँ पे लगेगा, कितना लगेगा, तो T1 माइनस T2 हो गया, है कि नहीं, T2 हो गया। आप यहाँ पर जो है ना हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हम लोगों को टेम्परेचर को, है ना, थीटा के रूप में ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को यदि हम लोग थीटा के रूप में ही लेते हैं तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि टेम्परेचर को थीटा, क्योंकि फिर जब यहाँ पर हम लोग लिमिट बैठाएंगे तो थीटा एक जगह थीटा हो जाएगा और एक जगह टी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को हम लोग थीटा के रूप में ही लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया थीटा 1, इसको हम लोग यहाँ पर लेते हैं थीटा 1, मतलब 0 डिग्री
मतलब प्रारंभिक समय में वस्तु का तापमान हम लोग जो T1 माने थे तो वो कुछ सुटेबल नहीं था, उसके जगह में हम लोग θ1 मान लेते हैं, और T समय में वस्तु का तापमान θ2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर होगा θ1 और यहाँ पर हो जाएगा θ2। तो अब क्या होगा कि लिखने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो यहाँ पर भी हो गया θ1 और यहाँ पर भी हो गया θ2। बात समझ में आ गया। अब देखिए dt का इंटीग्रेशन तो t होता है, तो लिमिट लग जाएगा इसके साथ भी। यहाँ पर कितना होगा 0 से लेकर के t। अब लिमिट क्या करेगा, एक एक करके संतुष्ट करेगा, है ना। अब देखिए ये थीटा को संतुष्ट करेगा, तो θ0 को संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि वेरिएबल मेरा यहाँ पर थीटा से ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लॉग पहला हो जाएगा θ2, तो यहाँ पर करेंगे θ2 माइनस θ0, फिर माइनस आएगा लॉग, है कि नहीं। यहाँ पर कितना होगा θ1, है कि नहीं। यहाँ पर कितना आ जाएगा θ1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस θ0। अब यहाँ पर देखिए t को भी संतुष्ट करेगा, तो t को एक बार t संतुष्ट करेगा तो t हो जाएगा, एक बार t को 0 संतुष्ट करेगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरा, है ना। तो यहाँ पर लॉग का आप लोग जानते ही है क्या होता है लॉग। लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू कितना होता है, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू हो जाता है लॉग a बाय b होता है, ठीक है नहीं। तो इसको इसी रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया देखिए θ2 माइनस θ0 बटा हो जाएगा θ1 माइनस θ0 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया kt। तो ये तो नेचुरल लॉग था ना बच्चों। तो नेचुरल लॉग को हम लोग क्या करेंगे, 10 के बेस में हम लोग चेंज कर देंगे। तो 10 का बेस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि 10 के बेस में चेंज करेंगे तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 पॉइंट, है कि नहीं, 323 से शायद मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 026 2 है ना, 2.3026 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाता है 10 और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा θ2 माइनस θ0 बटा θ1 माइनस θ0 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर kt। तो आपको नहीं बदलने आता है लॉग में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेचुरल लॉग जब भी होगा तो उसके नीचे में या तो ई लिखा हुआ रहेगा या तो ई छुपा हुआ रहता है, log x। इसको हम लोग 10 के बेस में चेंज करना है, तो इसको आसान है। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, मल्टीप्लाई होगा 10 का बेस और यहाँ पर आ जाएगा x। तो इसका जो वैल्यू होता है log 10 का वैल्यू जो होता है वो होता है 2.3026। अब इसको भी लिख देंगे log 10x। इस प्रकार इसको हम लोग यहाँ पर जो यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो समझ जाइए कि ई यहाँ पर छुपा हुआ है। तो इसको भी हम लोग 10 के बेस में चेंज कर देंगे। अब ये वाला टर्म को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए log 10, ये पर कितना हो गया θ2 माइनस θ0, ये हो जाएगा θ1 माइनस θ0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा k बाय 2.3026 और यहाँ पर हो जाएगा t। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि एक ये टर्म है और एक ये टर्म है कि नहीं। यहाँ पर भी है, इसको यदि हम लोग y मान लें और इसको यदि हम लोग x मान लें तो ये मेरा ढाल होगा m होगा, तो y इज इक्वल टू mx। यदि हम लोग इसके बीच और इस t के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ मेरा सरल रेखा प्राप्त होगा इस प्रकार। देखिए यहाँ पर, है कि नहीं। इसको हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y। तो x एक्सिस में समय को ले लेते हैं और y एक्सिस में हम लोग इसको ले लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो गया log 10 बेस और ये होगा θ2 माइनस θ0 बटा ये होगा θ1 माइनस θ0। अब इसके बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ मेरा सरल रेखा प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का प्राप्त होना ही जो होती है ये व्यक्त करता है कि वस्तु के द्वारा जो ऊष्मा हानि की जो दर होती है वो वस्तु का ताप और माध्यम के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। बच्चों बात समझ में आ गया। समानुपाती रिलेशन ही यही होता है, स्ट्रेट लाइन को वो व्यक्त करेगा, है कि नहीं। क्योंकि x का परिवर्तन उतना ही हो रहा है जितना y का परिवर्तन, मतलब x को जितना बढ़ रहा है उतना y भी बढ़ रहा है, या x जितना घट रहा है उतना y भी घट रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि x जितना बढ़ रहा है y भी उतना बढ़ रहा है, x जितना बढ़ रहा है वो y भी। तो समानुपाती इतना ही होता है, x समानुपाती y का मतलब यदि y को बढ़ाएंगे तो x भी बढ़ेगा और यदि x को y को घटाएंगे तो x भी घटेगा, है ना। तो इसका बीच में यदि ग्राफ खींचेगा तो ग्राफ आपको सरल रेखा प्राप्त होती है और सरल रेखा प्राप्त होना ही न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन है। बच्चों क्लियर हो गया बात, है ना। तो आज आप लोगों को ये बातें काफ़ी अच्छी लगी होगी बच्चों और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे में भी होंगे, है ना। तो आज वीडियो मेरा इतना ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम आप लोग के साथ विचार करेंगे, है कि नहीं, कि गुप्त ऊष्मा, है कि नहीं, कैलोरीमीटर के द्वारा किसी वस्तु का कैसे निर्धारित किया जाता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग जरूर से ज़रूर देखेंगे बच्चों, ताकि उसके विषय में भी आप लोगों को नॉलेज प्राप्त हो सके, है ना। मैं पुनः आप लोगों को कहूँगा कि वैसे बच्चे जो हमारे चैनल में नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, है ना। तो ठीक है बच्चों, आप लोग
हमेशा हम की तरह जो है हमारे वीडियो को देखें, है ना, और इससे काफ़ी नॉलेज गेन करें। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को भी आप लोग देखते रहें। आज आप लोगों ने जो वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।